हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी डिलीवरिंग एक्सेलेंस। एंड मैं वापस आया हूँ एक और करियर प्रोफाइल को लेके। और इस बार हमारी करियर प्रोफाइल बहुत ही स्पेशल कैटेगरी है विच इज़ अ सिंगर। एंड सो आई वेलकम रितेश दुबे, जो एक बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। इन्होंने कम से कम 400 से 500 लाइव शोज करे हुए हैं। ही हैज़ बीन फॉलोइंग हिज पैशन सिंस मोर देन आई गेस ओवर अ डेकेड नाउ। एंड I am very glad that Ritesh, you decided to come up and talk about your journey. Yeah, thank you so much, Miraj. Thank you so much. And I'm blessed that people have called me up for that interview. So Ritesh, tell me कि देखो सिंगिंग कैसा प्रोफेशन है ना, कि क्या कहते हैं, इट कम्स फ्रॉम पैशन, है ना। बट Of course. एक पैशन आता है हॉबी से। और बराबर है। हॉबी कैसा होता है कि हम लोग हमारे स्कूल लाइफ में ट्राई करते हैं इनकलकेट करने का, और हम लोग 10-12 चीजें ट्राई करते हैं, देन कुछ एक चीज होती है जो दिल से लग जाती है, देन वी डिसाइड कि इसको परस्यू करते हैं। तो टेल मी अबाउट योर स्कूल डेज, मतलब आपके स्कूल के डेज कैसे थे, हाउ डिड योर स्कूल गो। या स्कूल डेज की बात करें तो पहली बात तो टफ था मेरे लिए स्कूल डेज। आई मीन मुंबई आने के बाद, मुंबई से पहले आई मीन जहाँ मैं रहता था गांव में मेरे, वो बहुत ही कूल था। मतलब हालांकि इतनी सारी चीजें नहीं थी, बट हाँ, इट वाज सूदिंग। कि हम्म। एक बहुत अच्छा सा रूटीन होता था, अपने लोग होते थे, इनके साथ जाओ, फन होता था बेसिकली स्कूल टाइम। और मुंबई आने के बाद मुझे काफी एडजस्ट करना पड़ा, बिकॉज ऑल्दो आई वाज फ्रॉम यूपी बनारस। तो हम्म। यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा बैरियर हो जाता था, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे सारे स्कूल्स हिंदी इंग्लिश मराठी के होते थे। हम्म। तो मराठी वॉज द चैलेंज फॉर मी। हम्म। तो इनिशियली 1 साल 2 साल मुझे ऐसा लगा कि यार चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, क्योंकि मैं पहले से चुप और शांत रहता प्रेफर करता था, पर यहाँ पे रहना पड़ता था, क्योंकि वो स्कूल टाइम था, वहां पे मुझे एंजॉय करना था। पर एक लैंग्वेज बैरियर की कोई क्या हम्म। कहेगा। और कभी कभी हो जाता था, क्योंकि जस्ट आया था, तो कभी कभी अगर वो गांव वाली लैंग्वेज में तो कुछ बातें निकल जाए तो लोग शुरू हो जाते थे। बट बिल्कुल। वहां पे भी एक दो दोस्त बने, जो कि वो भी मेरे वहां से बिलोंग करते थे, एंड उन्होंने मुझे सिखाया। हम्म। एंड 1 साल 2 साल बाद इट वाज रियली फन। एंड बहुत मजा आया। स्कूलिंग ऑफ कोर्स, आई बिलीव आपने बहुत से इंटरव्यू लिए रहेंगे, बट आई मस्ट से कि स्कूलिंग इज द बेस्ट डे ऑफ लाइफ। किसी के भी दिन टाइम का बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि वहां पे आप बहुत सी चीजों से फ्री होते हो। आई मीन हम्म। यू डोंट हैव एनी बर्डन। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे आप बड़े होते हो, आपको समझ में आने लगता है कि भाई अब जो है ना, अब जिम्मेदारियां आने लगेंगी। तो हम्म। फॉर मी स्कूल वाज द बेस्ट टाइम। एंड जहाँ पे मैंने अपने आप को सीखा, मतलब जो मेरी लैंग्वेज के लिए मुझे प्रॉब्लम होती थी, वो लैंग्वेज मैंने बहुत अच्छे से सीखा। अब मैं उसमें प्रो हूँ, तो कोई सीन नहीं है। तो रितेश, जैसे आपने बोला ना कि स्कूल लाइफ चैलेंजिंग थी आपकी, बट मुझे ऐसा हाँ। लगता है ना कुछ कुछ चीजें होती हैं जो स्कूल हमारे अंदर एम्बाइब कर देता है ना। जैसे हमारे यस। लर्निंग हैबिट्स होते हैं, हमारे हाँ हाँ। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं। तो उसके बारे में बताओ यस। कि बिकॉज अभी आप इतने रिनाउंड सिंगर हो, तो क्या ये स्कूल का ही एक होता है ना, एक पुश किया गया है कि रितेश तू अच्छा गाता है तो जाके परफॉर्म कर, आकर असेंबली में परफॉर्म कर। क्या ये वहां से शुरू हुआ था वो जर्नी। एग्जैक्टली वहां से नहीं, पर हाँ मुझे थोड़ा सा पुश मिला था वहां से, बिकॉज काफी बड़ी स्कूल से बिलोंग नहीं करता था मैं। हम्म। वैसे लोकेलिटी से था जहाँ पे वो स्कूल फेमस थी, पर इतनी बड़ी भी नहीं थी। बट हाँ, कुछ कल्चरल फंक्शंस हो गए, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया। हम्म। तो जो मुझे जानते थे, हम्म। वो मुझे कहते थे कि रितेश एक दो गाने सुना दो, एक दो गाने सुना दो। बट वो मेरे लिए वो उतना पुश नहीं था कि मैं हम्म। अपने आप को एक्सप्लोर करूँ। हाँ, मुझे अच्छा करना है। आवाज अच्छी लगती थी लोगों को, एंड मुझे भी गाना पसंद था। बट हाँ, चैलेंजिंग इसलिए था कि स्टेज फियर था। हम्म। तो इतने लोग, नए लोग, अपने लोग नहीं होते थे वो। तो सही बात है। स्कूल के सामने, पूरी असेंबली के सामने 400 500 बच्चे बैठे हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनके सामने गाना, थोड़ा सा डर होता था। बिल्कुल। पर कुछ गाने जो रट्टा हो जाते थे, जैसे अभी 15 अगस्त 26 जनवरी को गाना है, तो कुछ गाने तो वो रट्टा ही है। तो सही वो बात है। गाने में मैं गा देता था। ग्रेट। तो था ऐसा। तो रितेश सर, जैसे आपने ना एक इम्पॉर्टेंट चीज बताई कि स्टेज फियर था। एंड आई एम श्योर हाँ जितने जी। भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं ना, अगर 100 बच्चों की बात करा जाए तो
95 लोगों को कम से कम तो भी दे हैव दिस द फियर ऑफ गेटिंग ऑन स्टेज एंड परफॉर्मिंग. यस, यस, तो यस. हाउ डिड यू ओवरकेम विद दिस फियर? ओके, तो इसका एक मुझे बहुत सही तरीका लगा कि अगर आपको ज्यादा लोगों के साथ फेयर है ना, तो ट्राई विथ योर पीपल. आई मीन, पहले आप आपके दो चार दोस्त, हम्म. आपकी दो चार फैमिली, थोड़ी बड़ी फैमिली, फिर हम्म. छोटे ग्रुप्स. मतलब जैसे जैसे आप धीरे धीरे लोग बढ़ाते रहोगे ना, अपने आप को बोलना शुरू करोगे ना, तो वो धीरे धीरे ओवरकम हो जाता है. ये मेरा ओवरकम का तरीका था, एंड मैंने इसी से सीखा. बिकॉज अगर सडनली मेरे सामने 1,000 लोग आ जाए, तो वो 1,000 लोग की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है. आज हम्म. आज भी अगर मैं शोज करता हूँ, मेरे शोज में ऐसा होता है कि रैंडम लोग आ जाते हैं जिन्हें शायद म्यूजिक पसंद नहीं है. तो अगर उन्हें म्यूजिक पसंद नहीं है, एंड उन्हें एंटरटेन करना, या फिर उनकी कोई भी बात आपको ऐसे लग जाती है जहां से आप डिमोटिवेट हो जाते हो, तो वो चीजें, मैं ऐसा सोचता था कि हाँ, ऐसे लोग अपने लोग, उनसे शुरू करो. वो बिल्कुल. आपको इंकरेज करेंगे, देन विल गेट टू नो कि हाँ भाई, अब धीरे धीरे लोग बढ़ाने हैं. तो स्टार्टेड फ्रॉम 2 पीपल टू अब 20,000 लोग भी सामने रहे. तो आई हैव दैट एबिलिटी कि अब कर लेंगे बस. वो कहते हैं ना कि आर्टिस्ट की लाइफ में स्टेजेस होते हैं, कि पहले तुम्हारे अपने लोग होते हैं, फिर भीड़ होती है, हाँ, फिर एक कारवां बनता है ना? तो ऑफ वो कोर्स. अपनों यस, से यस. लेके वो कारवां तक का सफर, और आई गेस उसी में आर्टिस्ट की जीत है. तो तो रितेश, मेरे को ये बताओ कि मतलब जैसे आप हो, अब आपको सिंगिंग पहली बार कब लगा कि सिंगिंग ही वो चीज है जहाँ पे मेरे को पुश करना चाहिए अपने आप को, या मैं बेटर कर सकता हूँ? क्या किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया, या फिर आपने खुद से रियलाइज किया, या फिर घर वालों से तरफ से पुश आया? मतलब वो क्या एक मोमेंट था कि यू सेड कि ये चीज है और मुझे यही करनी? ओके, तो एक छोटा सा किस्सा है. मैं कॉलेज टाइम में था. हम्म. हमारे कॉलेज कंपटीशन शुरू हो रहे थे. तो इंटर कॉलेज हम्म. कंपटीशन शुरू हो रहे थे. तो वहां पे मेरे दोस्तों ने, जो पुराने दोस्त मेरे साथ कॉलेज में थे, और उन्होंने बोला, रितेश, परफॉर्म करना है तुम्हें, परफॉर्म करना है तुम्हें, परफॉर्म करना है तुम्हें. मैं उसके लिए रेडी हो चुका था कि हाँ, करते हैं, परफॉर्म करते हैं. उसके कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हो गया कि मेरे क्लास टीचर के साथ में थोड़ी मेरी बहस हो गई. ओह. अब हम्म. बहस ऐसी हो गई कि मैं थोड़ा सा बीमार था एक्चुअली. हम्म. एंड अनफॉर्चुनेटली मैं उनके लेक्चर में मैं हेड डाउन करके सो रहा था. एंड क्या पता, उन्होंने पूरे साल में कभी मुझे पिंग नहीं किया, कभी कुछ नहीं बोला. वो आते थे, पढ़ाते थे, चले जाते थे. एंड उस दिन शायद उनका मूड खराब था, एंड उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि मैं अच्छा. सो रहा हूँ. हम्म. अब मैं सो रहा हूँ करके उन्होंने मुझे उठाया क्लास के सामने, थोड़ी बातें सुनाई. अब बातें क्या हैं वो, ठीक है, थोड़ा सा एम्बेरसिंग था हम्म. कि मैं बहुत अपने में रहता था. मतलब हम्म. मुझे सभी से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं. हम्म. जो मुझसे बात करता है, मुझसे बहुत पसंद है, मुझसे बात करो, पर मैं सामने से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करता. हम्म. तो 100-150 की क्राउड में आपको खड़ा करके अगर क्लास टीचर आपको सुना रहा है, और वहां हम्म. पे अपने दोस्त भी हैं, कुछ अपने चाहने वाले भी थे, हम्म. तो उस पर थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ यार, ये बुरा लग गया. सही बात फिर है. भी मैंने उनकी बात को सुना कि गलती मेरी थी, मैं सो रहा था उनकी क्लास में. हम्म. उन्होंने मुझे क्लास के सामने नेल डाउन करने के लिए कहा. मैंने वो भी कर लिया. थोड़ी सी चेहरे पे ये थी, एंगर था कि हाँ यार, ये क्या करवा रहे हैं. हम्म. पर मैंने कर लिया. वो बड़े थे, वो टीचर थे, उन्होंने करवा लिया. इमिडिएटली 2 दिन बाद जब ऑडिशन हो रहे थे, एंड वो खुद ऑडिशन ले रहे थे कि ओके. हाँ, कॉलेज में ऑडिशन लेना है मुझे, और फिर वहां से बच्चे लोग को प्रैक्टिस करवानी है. हम्म. तो वो भी गाते थे, उन्होंने भी ट्रेनिंग ली थी. तो जैसे उन्होंने मुझे देखा ऑडिटोरियम में कि ये बंदे को 2 दिन पहले मैंने पनिशमेंट दी थी, और आते ही एक लुक दिया कि तू क्या ही कर लेगा. हम्म. एंड फिर मैंने कहा, मैंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया. आई डिड माई बेस्ट. मैंने मैंने गाना सुनाया उन्हें. एंड उनके एक्सप्रेशन जब बदले वहां से, कि हाँ, वो एक थोड़ा सा जो हेट वाला मोमेंट आया था 2 दिन पहले, वहां से जो ब्राइट स्माइल, आंखें बड़ी जो वहां पे उनकी हुई, आई गॉट आई गॉट ये वाइब कि हाँ, अब यहाँ से ना, क्योंकि किसी कोई इंसान तुमको पसंद नहीं करता है, और आप किसी रीजन से आपको जब ऐसा लाइक करना शुरू कर देता है ना, हम्म. दैट हिट्स यू. फिर वहां से मैंने कंपटीशन में पार्ट लिया. मैं कंपटीशन में गया. फॉर्चुनेटली मैंने वहां पे फर्स्ट रनर अप का प्राइज भी जीता, अपने कॉलेज को प्रमोट किया. पहली बार मेरे कॉलेज से सिंगिंग कंपटीशन में पहला प्राइज आया था. क्या वो बात. प्राइज लेने के बाद जो हमारे कॉलेज के एनुअल फंक्शंस होते हैं, हम्म. वहां पे
खुद सर ने, मतलब मुझे कोई और प्राइज देने वाला था पर उन्होंने खुद से आके कि नहीं, रितेश को प्राइज मैं ही दूंगा, और सबके सामने गले लगाया और वो बातें भी कही जो मैंने अभी हम्म आपको बताई कि मैंने इनको थोड़े दिन हम्म पहले गुस्सा कर दिया था विदाउट नोइंग कि ये कैसा इंसान है, कैसा बंदा है। और मैंने इतना उसको सुनाया, इतना उसको घुटने पे बिठाया, पर इसने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। एंड हम्म। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ बाय गिविंग दिस अवार्ड टू द कॉलेज। ग्रेट, ग्रेट। तो वो कहते हैं ना कि तू क्या ही कर लेगा से लेके 400 500 लाइव शोज का सफर ही जिंदगी होता है ना। राइट, राइट। सर आगे चलते हैं और मुझे ये जानना है कि अब गिटारिस्ट हैं आप, गाना गाते हैं, और कॉलेज लाइफ तो बहुत ही हसीन हैपनिंग रही होगी, बिकॉज मैं जहाँ तक आज की डेट की बात करें तो जितने भी लोग हैं जो सिंगिंग में हैं, है ना, अ, हाँ। कैसी थी आपकी कॉलेज लाइफ? एक सिंगर की कॉलेज लाइफ कैसी होती है? यार देखो, ये जो सफर मेरा शुरू हुआ था इस कॉलेज कंपटीशन के बाद में, जैसा मैंने आपको बताया, वो सफर के बाद है ना, चीजें बदली, नो डाउट। मतलब हम्म लोग पहले देखते थे, पहले घूरते थे, अब देख के स्माइल करने लगे। हम्म जो जो उस टाइम के लोग थे। फिर उसके बाद अगर मैं कॉलेज पास आउट भी हो गया था, पास आउट होने के बाद मैं वहां पे जाता था लोगों को सिखाने के लिए। मुझे कॉलेज में बुलाया जाता था एज अ, क्या गेस्ट कहते हैं उसको, परफॉर्मर। आउटसाइड। हाँ, गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए बुलाते थे, विजिटिंग फैकल्टी के नाम से मुझे बुलाते थे कि रितेश आप 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए हमारे कॉलेज में आइए, सिखाइए। हम्म तो एक्चुअली मेरा कॉलेज टाइम, 2 साल का जो मेरा कॉलेज, जूनियर कॉलेज टाइम था, वो खत्म होने के बाद मैंने सारी पढ़ाई करंस्पॉन्डेंस की थी। पर ओके। मैंने कॉलेज लाइफ एंजॉय किया बिना कॉलेज पढ़े। मैं वहां पे जाता हम्म था, लोगों को सिखाता था, अप्रिशिएशन मिलता था। एक दो बार मैं जज भी बना था हम्म। उसी कॉलेज में, इस कॉम्पिटिशन को वाह। लेके। तो वो एक मोमेंट मैंने एंजॉय किया है। एंड ऑनेस्टली कॉलेज के बाद जो डिग्री वाले जो हम्म। भी पीरियड थे, मैंने बहुत एंजॉय किया है। वो 2 साल नहीं, 11 12 एंजॉय नहीं किया मैंने, पर यस मैंने डिग्री टाइम बहुत एंजॉय किया। और बहुत बार ये फील हुआ कि रितेश अब स्टूडेंट जैसे नहीं, अब मेंटर जैसे बिहेव करने लगा करना है, पड़ेगा। रितेश ऐसा करने लगा है, रितेश ऐसा करने लगा है। तो यस, मैंने वो चीज एंजॉय की थी आफ्टर दैट। बिल्कुल। रितेश जी, मेरे को एक बात ये जाननी थी कि अब आपने 400 500 लाइव शोज करे हैं, अब आप ये भी बता रहे हैं कि आपने लोगों को सिखाया भी है। तो ये सब करने के बाद कैसा लगता है? मतलब अगर, बिकॉज ये जॉब नहीं है राइट, तो मैं यूजुअली पूछता हूँ कि या आपको आपकी जॉब के बारे में कैसा लगता है। तो आपको आपके पैशन के बारे में कैसा लगता है जब आप एक शो खत्म करते हो और लोगों का रिएक्शन, व्हाट इज दैट थिंग जो आपको मोटिवेट करती है, पुश करती है कि 3 दिन लगातार शो करा है पर चौथे दिन भी जाके उसी एनर्जी के साथ, उसी वाइब के साथ, उसी जज्बे के साथ आपको परफॉर्म करना मुझे जो पुश करती है, जैसे आपने कहा कि एप्रिसिएशन पुश करता है मुझे। है? जनरली मैं जब शो शुरू करता हूँ, 2 3 घंटे के शोज होते हैं। अब ऐसा हो गया है कि बैक टू बैक शोज की वजह से मैं 2 घंटे का शो जब होता है, तो मैं उसको मैं आधे घंटे पहले खत्म करने की कोशिश करता हूँ। नॉट बिकॉज कि मुझे जल्दी जाना है, इट्स हम्म बिकॉज कि काफी टाइम के एक्सपीरियंस के बाद ऐसा हुआ है कि जब मैं कहता हूँ कि आखिरी गाना है, आखिरी गाना है, वो आखिरी गाना कम से कम आधे से 1 घंटे चलता है। सही बात है। और वो चीज है ना, वो चीज मुझे पुश करती है कि रितेश, आप, जब मैं शुरू करता हूँ, जब मैं खत्म करने वाला होता हूँ, और जब वहां से लोग आपको बोलते हैं कि नहीं जाना है आपको, हम्म आपको और थोड़े से गाने गाने गए, तो वो चीज मेरे लिए बहुत सी चीजों से ज्यादा मैटर करती है। मॉनेटरी टर्म्स से कहीं ज्यादा ऊपर मैटर करती है मेरे लिए। और वो मुझे बैक टू बैक शोज करने के लिए, कई बार तो गला खराब हो जाता है। मतलब मैं लिटरली अनाउंस कर देता हूँ कि मेरा गला सही नहीं है, मैं शायद उतना अच्छा नहीं गा पाऊंगा जितना अच्छा आप लोग सुनते हैं मुझे। बट फिर भी वैसी आवाज में भी लोग पसंद करते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और फिर शो खत्म होने के बाद जब आते हैं लोग, हाथ मिलाते हैं, सेल्फीज लेते हैं, नंबर्स एक्सचेंज करते हैं कि सर हम आपको वापस सुनना चाहेंगे, दोबारा मिलना चाहेंगे। कहीं जगह से लोग आते हैं। तो वो चीज मुझे बहुत पसंद क्या आती बात है। तेज जी, मुझे ये जानना था कि बिकॉज अब आपने इतने लाइव शोज करे हैं, आपने बच्चों को भी सिखाया है, तो जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं और जिनको भी लिखने का, गाने का शौक है, और वो लोग भी अपना करियर इस चीज में परस्यू करना चाहते हैं,
तो वो क्या ऐसे टिप्स होते हैं या फिर क्या ऐसी चीजें हैं जो आप, जब आप लिखते हो एक गाना, जब आप कंपोज करते हो, तो क्या चीजें आपके दिमाग में रहती हैं? आपका वे ऑफ राइटिंग क्या है? ओके, तो लिखने की बात रही तो पहले तो जो लिखते हैं, जो पसंद करते हैं लिखना, जो गाना पसंद करते हैं, वो करते रहे, मेरा ऐसा मानना है, वो करते रहे। अब मैं समझता हूँ कि पहले से ज्यादा अब चीजें बहुत आसान हो गई हैं। आपके पास कई सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। पर पहले थोड़ा सा मुश्किल, मतलब इतना भी पहले नहीं, पर मैं 10 साल पहले मैंने जब शुरू किया था, और जब मैं लिखता था, तो मुझे ऐसा होता था कि हाँ, मुझे कहीं एल्बम में देना है, किसी डायरेक्टर को मिलना है, किसी हम्म। प्रोड्यूसर को मिलना है जो मेरा गाना ले ले, जो मुझे एक बार एक चांस दे दे। तो इसी किसी खोज में मैंने एक मेरी डायरेक्टर से मुलाकात हुई थी। तो थोड़ा सा वहां पे पुश करने के बाद, क्योंकि मैं बहुत नया था, मैंने जो लिखी थी वो लिखावट अच्छी थी पर वॉइस उतनी पक्की नहीं थी। हम्म। अभी भी मतलब मैं मानता हूँ कि कोई भी सिंगर, कोई भी आर्टिस्ट, वो लाइफ टाइम प्रैक्टिस करता है, लाइफ टाइम सीखता है, तभी भी उसके लिए कम होता है। हाँ, वो धीरे धीरे ग्रो करता रहता है, वो धीरे धीरे अपने आप को एनहांस करता रहता है, पर कभी भी सीखना नहीं बंद कर सकता। तो मेरे लिए वो एक टाइम था जब मैंने किसी डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने उनको मेरे 2-3 गाने सुनाए थे। एंड पहला ही गाना जो मैंने लिखा हुआ था मेरे 10th स्टैंडर्ड में, जब मैंने शुरुआत की थी, तब मैं गाता हम्म। नहीं था, पर मैंने लिखने की कोशिश की थी, किसी के लिए लिखा था। तो वो गाना मैंने उन्हें सुनाया, उन्हें बहुत पसंद आया। आपको अगर याद है तो एक आप डेढ़ साल हमको, हमारे लिए भी वो बता सकते हैं क्या, 2 लाइनें अगर हो जाएं? हाँ जरूर, मैंने गाना लिखा था कि तू जुदा ना मुझसे हो, दुआ है मेरी, गर खुदा सुने तो ले दुआ मेरी, माहिरू 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 माहिरू। क्या बात है। हाँ जी। तो ये गाना मैंने बहुत पहले लिखा था, उसको बहुत टाइम संभाल के रखा, और लकीली मुझे चांस मिला। मेरा ये गाना जी म्यूजिक पे लॉन्च हुआ। वाह। इस गाने को शाहिद मालिया ने गाया भी था। हम्म। तो मुझे अच्छा लगा कि मेरे गाना कोई गा रहा है। सही और बात अच्छा लगता कि अगर मैं उस गाने को मैं खुद गा पाता। है। फिर मैंने आपको टाइम दिया कि हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं से अगर आपको कोई ना कोई चांस मिल रहा है, तो हम्म। आप एटलीस्ट वहां बने रहो। फिर और 2-3 गाने मैंने टी सीरीज में, जी म्यूजिक में मैंने लिखे, और हम्म। गाए भी। एक गाना गाया जो एक एल्बम में चल रहा है अभी भी। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। और अब उसके बाद से शोज मिलने शुरू हो गए। अब हम्म। तो बहुत कम वक्त मिलता है कि हाँ अब मैं कहीं अप्रोच करूं। पर हाँ, कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो मैं ग्रैब करने की कोशिश करता हूँ। और जो सुन रहे हैं, जिनको ये चीज की चाहत है कि हाँ उन्हें कुछ लिखना है, वो लिखते हैं, तो लिखते रहो। लिखना कभी बंद नहीं होगा। गिव अप मत करो, कहीं भी नहीं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी चांस मिलेगा। चांस छोटा हो बड़ा हो, हर बार जरूरी नहीं कि वो चांस चांस आपको होता है। डायरेक्टली, हाँ डायरेक्ट बड़े चांस मिलेंगे, नहीं मिलते हैं। और अगर डायरेक्ट बड़े चांस मिले, अगर आप वहां पे फेल हो गए, तो हम्म। छोटे से शुरू करो। सही तो जो बात छोटे से शुरू करोगे, तो वहां से जब आपको इंप्रूवमेंट का चांस मिलेगा, दैट विल गिव यू बेटरमेंट। है। यस। रितेश जी, मुझे आपसे ये भी सवाल जानना था, क्योंकि अब आपने जैसे बताया कि अब आपने 400 से 500 लाइव शोज करे हैं। आई एम श्योर अच्छे शोज के बारे में देखो सब जानते हैं कि ये लोग आते हैं, बात करते हैं, बताते हैं कि आपने कितना अच्छा गाया, आपको सुनकर कितना अच्छा लगा, आपके साथ पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, है ना? तो राइट। मैं आज बात करते हैं बुरे शोज की। तो एक ऐसा शो जो आपको लगा हो कि शायद आपकी लाइफ का सबसे खराब शो रहा हो, बुरा नहीं बोलूंगा, खराब शो रहा हो आपके हिसाब से, और आपने उस शो से क्या सीखा? बिकॉज मेरे को लगता है कि अच्छी चीजें हमें जरूर खुशी देती हैं, पर जो हम्म। बुरी चीजें होती है ना, वो सिखाती हैं हमसे। तो ऑफ कोर्स, ऑफ आपके कोर्स। हिसाब से कोई एक ऐसा किस्सा बताइए कि आपको लगा हो कि नहीं यार, ये शो बहुत खराब था पर आपने उससे कुछ ना कुछ सीखा। हाँ, पहली बात तो कि आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा, सबसे अच्छा जो होता है वो होता है सामने वाला खुश, सही उसको बात है। अप्रिशिएट करे। और जहाँ पे वो अप्रिशिएशन कम हो जाता है ना, वो हर एक शो, वो हर एक परफॉर्मेंस उस आर्टिस्ट के लिए खराब होती है। पहली बात। तो मेरे लिए एक ऐसा
एक शो ऐसा था कि जहाँ पे मैंने वहाँ पे काफी काफी यंगर लोग थे, यानी कि कुछ 20 से लेके तो 30 की उम्र, 35 की उम्र के, हम्म। कॉलेज ग्रुप कह सकते हो आप, जो जो ओके। कॉलेज ग्रुप के लोग थे, वो थे। तो मैंने सोचा कि वहां पे ऐसा कुछ किया जाए जहाँ पे लोग एंटरटेन हो, नाचे, डांस करे, हम्म। मजा आए। तो मैंने उस पैटर्न से, क्योंकि मुझे हर बार शो में थोड़ा बहुत वेरिएशंस करने पड़ते हैं, और मैं करेक्ट। काफी सारे सॉन्ग्स रखता हूँ कि हाँ, अगर अलग अलग टाइप के लोग हैं, थोड़े रोमांटिक लोग हैं, थोड़े सैड लोग हैं, हम्म। तो अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो वैसे ही मैं मूड बना सकूं। तो जब मैंने वो शो शुरू किया तो वहां पे मुझे लग रहा था कि वहां अप्रिशिएशन नहीं आ रहा है, लोग हम्म। सुन रहे थे पर एंजॉय नहीं कर रहे थे। और मेरे लिए वो बहुत हिट करता है कि यार वो एंजॉय क्यों नहीं कर रहे। हम्म। फिर मैंने कोशिश किया कि मैं कुछ पुराने गाने लेता हूँ। पुराने गाने लिया तो थोड़े से लोग मूड में आने लगे। हम्म। फिर मैंने शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि अब पुरानों के साथ में थोड़ा सा माहौल चेंज किया जाए, थोड़ा रेट्रो मिक्स किया जाए। फिर हम्म। जब मैंने रेट्रो शुरू किया तो वो रेट्रो जो आधे घंटे चला, मतलब मैं इससे पहले ब्रेक ले लेके गा रहा था, एक दो गाने गा के मैं ब्रेक ले रहा था। हम्म। और जब मैंने रेट्रो शुरू किया, मैं रुका ही नहीं, मेरी टीम नहीं रुकी, मैं नहीं रुका, लोग अपनी जगह से उठे और वो वहीं का डांस कर रहे थे। मतलब वो एक टाइम आता कि जब मैं हम मुझे ऐसा लगा कि आप अब रुक जाना चाहिए, मुझे अब रुकना चाहिए क्योंकि अब मेरी आवाज थक रही है। बट हम्म। वो एक टाइम था, वो एक था कि हाँ, जहां से मैंने शुरू किया तो मुझे मजा नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद खराब शो हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं कैसा क्या करूंगा मैं। तो वहां से जो मोमेंटम चेंज हुआ, मैंने सीखा कि हाँ, वेराइटीज अपने पास होनी चाहिए। वहां से आप कुछ भी चेंज करो, आपको फिर लोग कैसे मिलते हैं, तो आपको गेस करना पड़ता है। एंड देन आई डिड इट एंड दिस इज हाउ इट गोस। ग्रेट। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और वो आगे सिंगिंग में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, और जैसे कि आप अपना पैशन के साथ साथ अपना प्रोफेशन भी मैनेज कर रहे हो, आप काम करते हो, तो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिसने आपको हेल्प करा है, या जो आप चाहते हो कि व्यूअर्स जो हैं, जो सिंगिंग के साथ साथ या फिर किसी भी पैशन के साथ साथ अपना प्रोफेशन भी परस्यू करना चाहें, तो कौन कौन सी स्किल्स पे उस इंसान को काम करना चाहिए जिससे उनको करियर में हेल्प हो? देखो, अगर सिंगिंग स्किल्स की बात करें तो सबसे बेस्ट चीज होती है वो रियाज होता है। हम्म। हम एक रियाज करते हैं, और रियाज का एक समय होता है। जी। मतलब मैं अगर कहूँ, मैं रात के 10 बजे रियाज करने बैठ रहा हूँ, तो रात के 10 बजे रियाज हो सकती है। हम्म। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप काम कर रहे हो, तो आप अगर 8 घंटे 9 घंटे काम करके आते हो और आप रियाज पे बैठते हो, तो आपकी आवाज इतनी थकी हुई होती है, सही बात है। आपके अंदर वो फ्रेशनेस नहीं होती है, आप वो उस मूड में रियाज नहीं कर पाते। सही बात इसलिए बहुत से लोग कहते हैं, जितने भी हमारे धुरंधर रहे हैं, जितने भी हमारे हमारे महापुरुष रहे हैं, सभी की बात करें तो वो रियाज सुबह करते हैं। है। हम्म। वो रियाज सुबह करते हैं ताकि वो फ्रेशनेस रहे, वो एक अंदर पूरे दिन की एनर्जी रहती है। मैं यकीन दे रहा हूँ आपको कि मैं सुबह आधे घंटे के लिए रियाज पे बैठता हूँ। काफी हम्म। कम मिलता है, हालांकि वो बहुत कम है, 1 घंटे रियाज बहुत कम है। पर अगर मैं 1 घंटे भी रियाज करता हूँ, मैं पूरे दिन, मेरा दिन कैसा भी जाए, हम्म। पर मैं पूरे दिन इतना ज्यादा वाइब कर रहा होता हूँ ना मेरी चीजों में, मेरे हम्म। अंदर खुद से अकेले में, वो अलग ही होता है। देन हम शाम की प्रैक्टिस होती है, फिर हफ्ते में कई शो हो जाते हैं, तो वो मेरे लिए वो भी एक प्रैक्टिस है। मतलब बिल्कुल। मैं शो करने के लिए जब जाता हूँ तो मैं समझता हूँ कि हाँ, मैं यहाँ पे रियाज कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हम्म। हूँ। और उस प्रैक्टिस में मैं कई सारे गाने गाता हूँ, लोगों की पसंद के, लोगों की चॉइस के। एंड ये चीज नहीं छोड़नी चाहिए। मेरा सही ऐसा बात। मानना है, रियाज जो भी पसंद करता है, सिंगिंग करना, कुछ भी करना पसंद करता है, वो रियाज पहले पक्का, दिन में अगर वो बिल्कुल। नहीं टाइम दे पाता है, सुबह टाइम दे। क्योंकि अगर ये उसका पैशन है, अगर वो उस चीज से प्यार करता है या करती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसको वो चीज देनी पड़े। अब जिससे बिल्कुल। आप प्यार करते हो, अगर उसको वक्त नहीं दोगे, तो ये तो फिर रूठ ही वही बात हो जाएगी। गई ना। सही बात हाँ, है। रुट जाएगी ना। बिल्कुल। तो रितेश जी, एक सिंगर से एक वो होता है ना कि एक सवाल ना पूछा जाए तो ऐसा लगता है कि इंटरव्यू अधूरा सा रह गया, कि आपका फेवरेट सिंगर कौन से हैं? पहला सवाल मेरा ये रहेगा, और दूसरा सवाल ये रहेगा कि आप का पसंदीदा गाना कौन सा है? और अगर हमारे व्यूअर्स के लिए आप कुछ गुनगुना दें तो बस सोने पे सुहागा हो देखो, जाए। अगर सिंगर्स की बात करें कि कौन मुझे पसंद है, मेरे फेवरेट सिंगर कौन है, तो कोई एक नहीं है। हम्म। और किसी एक को लेके हम चल चल तो सकते हैं, लेकिन फिर ऐसा होता है कि हाँ, ये इस चीज के लिए बने हैं, ये इस चीज के लिए बने हैं। सही बात है। जिनको सुन के हम शायद एंजॉय करते हैं, जिनको सुन के हम शायद रो देते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे अगर मैं एक आइडल की बात करूं, तो मैं बहुत दिल से मानता हूँ
सोनू निगम सर को, हम्म। और उनसे पहले भी अगर किसी को मानता हो तो हमारी लता दी को, हम्म। जिनके गाने सुन के तो शायद लोगों ने प्यार करना सीखा। बिल्कुल सही मतलब बात है। वो उन्हें हमारी देश की कोकिला कहा जाता है, हमारी देवी हम्म। कहा जाता है, और वो वैसे नहीं कहा जाता। तो बिल्कुल। उन्हें सुन के तो शायद मैंने गाना शुरू किया है, मैंने सोचा है कि हाँ गाना गाया जाता है। सोनू हम्म। निगम सर इतने वर्सटाइल सिंगर, बिल्कुल मतलब मैं अगर कुछ बनना चाहूंगा तो बनूंगा वर्सटाइल। सोनू निगम सर जैसा नहीं, क्योंकि वो दोबारा नहीं बन सकते, सही पर बात हमें है। वर्सटाइल बनना चाहूंगा कि मैं अलग अलग तरीके के गाने गा सकूं, ताकि मुझे वो एक उनकी एक हम्म। वाइब मिल सके। बिल्कुल। और मेरा पसंदीदा गाना कोई एक डिफाइन करना बहुत मुश्किल है मताज, पर मैं एक सुना दूंगा। बिल्कुल। लता जी का बहुत फेवरेट गाना, मतलब बहुत प्यारा गाना, जो मैं मेरे हर शोज में गाता हूँ। शायद हम्म। कोई ही शोज होगा, तो मुझे याद भी नहीं कि वो गाने के बिना मैंने वो शोज छोड़ा हो। हम्म। तो वो गाना है लग जा गले। हाय मैं हाय दो क्या लाइन बात है, जैसा मैं बिल्कुल वो बिल्कुल दे देता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल स्वागत है। तो कहते हैं कि पास आइए कि हम नहीं वाह। आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार, आंखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। क्या बात है। आई एम श्योर जितने ऑडियंस आपको लिए ताली बजाते होगी, मैं उन सबके तो नहीं बता रहा, पर उन सबके लिए उनकी सबकी तरफ से मैं आपके लिए एक बार जोरदार तालियां थैंक बजाना यू सो चाहूंगा। मच मर्दाद, थैंक यू सो और मच। थैंक यू सो मच रितेश, ज्वाइन करने के लिए और हमारे व्यूअर्स के साथ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। आई एम श्योर जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे और माय प्लेजर। जिन लोगों को भी अपना पैशन परस्यू करना है, आई एम श्योर उन लोगों को काफी ज्यादा हेल्प होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड टू थैंक ऑल यू द सो मच, थैंक्स अ व्यूअर्स। लॉट। Yes, and to all the viewers who are watching this video, please don't forget to subscribe the channel and share your comment and like the video. I'll see you soon in the next video. Take care. Bye. थैंक यू, टेक केयर। Yeah.